अब हम अध्ययन करेंगे BHDC 108 अर्थात भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा का। भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा किताब को हम प्रश्नों के आधार पर कंप्लीट करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, भाषा क्या है? यह स्पष्ट करने के लिए विभिन्न विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं। इसी क्रम में हिंदी की प्रमुख बोलियों तथा हिंदी भाषा के स्वरूप और भूमिकाओं का भी उल्लेख कीजिए। तो हमारा उत्तर लिखने का क्रम होगा, सबसे पहले हम भाषा क्या है और विभिन्न विद्वानों ने भाषा को कैसे कैसे परिभाषित किया है उसके बारे में देखेंगे। फिर हम भाषा और बोली के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर स्वरूप के बारे में, और फिर भाषा की भूमिकाएं क्या हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आप जानते हैं कि भाषा क्या है। संस्कृत में भाष का अर्थ होता है बोलना। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जिसे हम बोलते हैं वह भाषा है। भाषा विचार विनिमय का साधन है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टता से समझ सकता है। यह विद्वान कामता प्रसाद गुरु ने कही है। अब देखते हैं आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने क्या कहा। विभिन्न अर्थों में सांकेतिक शब्द समूह ही भाषा है जिसके द्वारा हम अपने मनोभाव दूसरों के प्रति सरलता से व्यक्त कर सकते हैं। फिर बाबूराम सक्सेना कहते हैं, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। फिर डॉक्टर पांडुरंग दामोदर गुणे कहते हैं, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भावों तथा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। इसी प्रकार बहुत सारे विद्वानों ने अलग तरीके से परिभाषित किया, पर सभी ने एक ही कहा है कि भाषा एक मौखिक संप्रेषण है। संप्रेषण शब्द का अर्थ सन का अर्थ है ठीक प्रकार से, प्लस प्रेषण का अर्थ है भेजना। भाषा वह साधन है जिससे मनुष्य दूसरों से मौखिक रीति से बातचीत विचारों का आदान प्रदान करता है। इस प्रकार संप्रेषण प्रक्रिया पहला में वक्ता, दूसरा में श्रोता होना चाहिए, तीसरा में कुछ संदेश होना चाहिए जो जिसे वक्ता श्रोता के पास पहुंचा रहा है, और इस संदेश को चौथा है प्रयोजन पूर्ण होना चाहिए। भाषा सामाजिक व्यवहार है। ये सामाजिक व्यवहार कैसे है वो देखते हैं। मनुष्य समाज के सदस्य के रूप में जो व्यवहार करता है उसे सामाजिक व्यवहार कहते हैं। नमस्ते करना एक सामाजिक व्यवहार है। कपड़े पहनना एक सामाजिक व्यवहार है। खान पान, रहन सहन आदि सामाजिक व्यवहार है। पहली बात यह है कि सामाजिक व्यवहार अलग अलग समाजों में अलग अलग होते हैं। कहीं हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं, कहीं नाक से नाक मिलाकर। दूसरी बात यह है कि सामाजिक व्यवहार के पीछे कोई तर्क नहीं है। उनकी तुलना करके किसी को अच्छा या बुरा नहीं कह सकते। हम इसलिए हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं कि हमारे समाज में यही प्रचलन है। यदि हमारे लिए शिष्टाचार है, यही हमारे लिए शिष्टाचार है। भाषा एक सामाजिक व्यवहार है। मनुष्य उसे समाज से सीखता है और समाज में प्रयोग में लाता है। इसलिए अलग अलग समाजों में अलग अलग भाषाएं होती हैं। हमारे यहाँ हिंदी है, अंग्रेजों के यहाँ अंग्रेजी है। हम वाक्य में कर्ता कर्म क्रिया का क्रम रखते हैं, तो अंग्रेज कर्ता क्रिया कर्म का क्रम रखते हैं। इसके पीछे कोई तर्क नहीं है। अब हम देखते हैं कि भाषा और बोली का किस तरह से संबंध है। भाषा विविध रूपों होती है। किसी भी समाज में भाषा का मात्र एक रूप नहीं होता। भाषा के विभिन्न रूपों का प्रमुख आधार स्थान भेद है। किसी भी विशाल क्षेत्र में व्यवहृत भाषा के कई क्षेत्रीय रूप तो होंगे ही। जैसे मराठी भाषा के 3 विशिष्ट रूप मिलते हैं: पुणे के आसपास की भाषा, मराठावाड़ा की भाषा और विदर्भ की भाषा। विदर्भ यानी नागपुर की भाषा। भाषा के इन विभिन्न स्थानीय रूपों को ही हम भाषा की बोलियां कहते हैं। अगर भाषा चेंज हो रहा है तो वो बोलियां हैं। बोलियों को उपभाषा भी कहा जाता है। भाषा का एक भाग है तो उपभाषा कहा भी जाता है। इस तरह जीवंत भाषा में कई बोलियां होती हैं। बोलियों को समूह ही भाषा है। भाषा और बोली के संबंध में कहावत है, 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर पानी। जिस तरह जगह जगह पानी का रंग, रूप और स्वाद बदल जाता है, उसी तरह दूरी के कारण भाषा भी बदलती है। अर्थात
परिवर्तन इतना कम होगा कि अंतर के बावजूद उन बोलियों की संप्रेषीयता होगी, विचारों का आदान प्रदान संभव होगा। हर पड़ोस की बोलियों में संप्रेषणीयता होगी। भाषा और बोली का संबंधों का एक दूसरा आधार भी है। यह सामाजिक सांस्कृतिक आधार है। हिंदी और उर्दू भाषा वैज्ञानिक आधार पर अलग भाषाएं नहीं हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि ये अलग भाषाएं हैं। भारत की बांग्ला और बांग्लादेश की बांग्ला में भाषा की दृष्टि से बहुत अंतर है, फिर भी इन्हें अलग भाषाएं नहीं कहते। यह दोनों ही रूप बांग्ला ही कहलाते हैं। लिपि के माध्यम से व्यक्ति दूसरी भाषा को पढ़ सकते हैं, पर समझ सके यह आवश्यक नहीं है। भाषा और बोली का निर्धारण परस्पर निर्भरता के आधार पर भी होता है। अब हम हिंदी की प्रमुख बोलियों को देखेंगे। ये जो हिंदी भाषा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान भारत के हिंदी भाषी राज्य कहे जाते हैं और इन राज्यों में बोली जाने वाली बोलियां हिंदी की बोलियां कही जाती हैं। हिंदी की विभिन्न बोलियों को 5 भाषिक वर्गों में बांटा गया है। पहला है पूर्वी हिंदी, दूसरा है बिहारी हिंदी, तीसरा है पश्चिमी हिंदी, चौथा है राजस्थानी हिंदी और पांचवा है पहाड़ी हिंदी। तो पूर्वी हिंदियाँ जो हैं, पूर्वी हिंदी की बोलियाँ जो है वो मेनली 3 प्रकार की हैं। अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है। दूसरा बिहारी हिंदी जो बोलियाँ हैं उसमें पहला है भोजपुरी, दूसरा मगही, तीसरा मैथिली। पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ जो हैं उसमें पहला खड़ी बोली या फिर इसको कौरवी भी बोलते हैं, दूसरा है हरियाणी या फिर हरियाणवी, तीसरा है दक्षिणी, चौथा है ब्रजभाषा, पांचवा है बुंदेली, छठा है कनौजी भाषा। अगला है चौथा है राजस्थानी हिंदी की बोलियाँ। इसमें मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी, मेवाती भाषाएं हैं। पांचवा है पहाड़ी हिंदी की बोलियाँ। यहाँ पर कुमाऊनी और गढ़वाली भाषाएं बोली जाती हैं। हम 6 बोलियों की विशेष चर्चा करेंगे, जिनमें मारवाड़ी, खड़ी बोली और ब्रज पश्चिमी की बोलियां हैं तथा अवधी, भोजपुरी और मैथिली पूर्वी की बोलियां हैं। अवधी बोली को देखते हैं। ये पूर्वी हिंदी की बोलियां में आती है। ठीक है। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित अवध क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा अवधी है। ठीक है। इसे कोसली, पूर्विया एवं बैसवाड़ी आदि अन्य नामों से भी बुलाया जाता है, किंतु इन नामों से भाषा का वह बोध नहीं हो पाता जो अवधी कहने से होता है। अतः इसे अवधी कहना ही ठीक है। इसका मूल स्वरूप उत्तर प्रदेश के लखनऊ, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव, बाराबांकी, गोंडा, बहराइच, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और लखीमपुर खीरी में दिखाई पड़ता है। अवधी पूर्वी हिंदी की प्रमुख भाषा है। अवधी साहित्यिक भाषा है। तुलसीदास ने रामचरितमानस का प्रणयन अवधी भाषा में ही किया। मालिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध रचना पद्मावत इसी बोली में लिखा हुआ महाकाव्य है। सूफी काव्य परंपरा में मुल्ला दाऊद, कुतुबन, उस्मान आदि कवियों ने भी अवधी में ही काव्य रचना की है। अवधी के कुछ शब्द को देखते हैं या फिर व्याकरण शब्दों को देखते हैं। राहत रहे को रहते थे, पुछिन अवधी भाषा है। पुछिन को पूछा, अगर हम लोग यहाँ बैल बोल रहे हैं तो वहाँ पर बरधौन कहा जाता है। कहा को कहिस कहते हैं। अगर को जो बोलते हैं। दैत तो मतलब देते हो। ठीक है। बेटौना का मतलब बेटा है। बेचबै मतलब बेचेंगे। जानत हुआ को जानते हो। ठीक है। आदि बहुत सारे शब्द हैं अवधी में। भोजपुरी भाषा के बारे में जानते हैं। बिहारी हिंदी से ये कोरिलेट होता है। बिहारी हिंदी का क्षेत्र 3 राज्यों बिहार, झारखंड तथा उत्तर प्रदेश तक विस्तृत है। भोजपुरी का नाम बिहार के भोजपुर नामक एक छोटे से कस्बे के आधार पर पड़ा है, जो प्राचीन काल में राजा भोज के वंशजों की राजधानी थी। हालांकि भोजपुरी का क्षेत्र केवल भोजपुर ही नहीं है, बल्कि इसका विस्तार बिहारी हिंदी की अन्य बोलियों से काफ़ी ज़्यादा। यह उत्तर में नेपाल की दक्षिण सीमा से लेकर छोटा नागपुर और पश्चिम में पूर्वी मिर्जापुर, बनारस तथा पूर्वी फैजाबाद से लेकर पूर्व में रांची, पटना,
बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, छपरा, सिवान, गोपालगंज, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, भोजपुर तथा पलामू में बोली जाती है। इसके अतिरिक्त इसका विस्तार विदेशों में भी है। मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद, टोबैगो इत्यादि देशों में इसे व्यवहार में लाई जाने वाली दूसरी भाषा का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, विदेशों में देख लीजिए, यह हिंदी की सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली है। इधर भोजपुरी को हिंदी से स्वतंत्र एक भाषा का दर्जा दिए जाने की भी मांग की जा रही है। भोजपुरी साहित्य की परंपरा लोकगीतों तथा लोक कथाओं में ही सुरक्षित है। इसके प्राचीन कवियों में कबीरदास, धर्मदास, धरणीदास तथा शिव नारायण के नाम प्रमुख है। भोजपुरी के भिखारी ठाकुर लोक कवि के रूप में प्रसिद्ध है। अभी तो शायद वो जिंदा है कि पता नहीं, देखिए। ठाकुर का विदेशी अत्यंत लोकप्रिय गीति नाटक है, वाकई बहुत ही अच्छा था। भोजपुरी सिनेमा भोजपुरी भाषा के प्रचार प्रसार का एक सशक्त माध्यम है। भोजपुरी में गैला का मतलब गया है, देखल नहीं मतलब देखा नहीं था, लेब मतलब लेंगे या लूंगा, सार मतलब सारा, राती के मतलब रात को, दे दिहले मतलब दे दिया आदि है। अब मैथिली बोली के बारे में जानते हैं। भोजपुरी क्षेत्र के पूर्व में तथा मगध के उत्तर में मिथिला है, जिसकी बोली मैथिली है। ठीक है, मैथिली का क्षेत्र बिहार के उत्तरी भाग में पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया तथा उत्तरी संथाल परगना तक फैला हुआ है। इसके अतिरिक्त नेपाल की तराई में भी यह बोली जाती है। लोक साहित्य की दृष्टि से यह बहुत ही समृद्ध है। साथ ही प्राचीन काल से ही साहित्य सृजन भी होता आ रहा है। प्राचीन मैथिली गीतकारों में विद्यापति और गोविंद दास महत्वपूर्ण है। मैथिली को अब संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया है, जिससे अब इस एक स्वतंत्र भाषा का दर्जा प्राप्त हो गया है। मैथिली भाषा में बेचब का मतलब है बेचूंगी, जायद का मतलब जाते हैं, उठले का मतलब उठी, अच्छ का मतलब है, आवोर का मतलब और, बिगर का मतलब बिगड़ है आदि। अब देखते हैं खड़ी बोली या कौरवी। खड़ी बोली को हिंदुस्तानी, नागरी, सर हिंदी और कौरवी आदि अन्य नामों से भी पुकारा जाता है, किंतु खड़ी बोली नाम ही इस समय प्रचलन में है। हिंदी साहित्य कोश में खड़ी का अर्थ स्टैंडर्ड बताया गया है, अर्थात खड़ी बोली से आशय स्टैंडर्ड बोली से है। कौरवी का क्षेत्र रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरपुर, सहारनपुर, देहरादून के मैदानी भाग, अंबाला, कलसिया और पटियाला रियासत के पूर्वी भाग तक फैला हुआ है। लोक साहित्य की दृष्टि से यह समृद्ध है। लोकगीत, सवांग, कथा गीत, संगीत, नाटक और लोक कथाएं इस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में मिलती हैं, जिनकी काफ़ी अंश अब प्रकाशित भी हो चुका है। आधुनिक हिंदी के विकास की दृष्टि से इसका विशेष महत्व है, क्योंकि आधुनिक हिंदी का विकास इसी से हुआ है। खड़ी बोली में रानी का मतलब रानी, बोल्ला का मतलब बोला, करे थे मतलब किए थे, छोड़क मतलब छोड़कर, दया मतलब दिया, खुश मतलब खुश, रह गया मतलब रह गया आदि शब्द हैं। ब्रज भाषा के बारे में बात करते हैं। पश्चिमी हिंदी की बोलियों में ब्रज का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। सौर सैनी प्राकृत से उत्पन्न मथुरा, अलीगढ़ और आगरा जिले में बोली जाने वाली भाषा विशुद्ध ब्रज भाषा कहलाती है। ब्रज का एक नाम अंतर्वेदी भी है। ठीक है, जो ब्रज भाषा है उसमें पिंगल साहित्य लिखा गया है, पृथ्वीराज रासो लिखा गया है, संदेश रासक लिखा गया है। ब्रज भाषा का ही इसमें प्रयोग हुआ है। ठीक है, आधुनिक काल तक इस भाषा में साहित्य सर्जन होता रहा है। ब्रज भाषा में बेचिबों को बेचने को कहा जाएगा। आए जाए मतलब आ जाए, कह दीनी मतलब कह दी, जात जाए मतलब जाता जाए आदि शब्द। अब मारवाड़ी बोलियों को देखते हैं। मरुभूमि, मरुदेश, मारुदेश, मरुधर देश, मरवाड़ और मारवाड़ इत्यादि एक ही प्रांत के अनेक नाम हैं। इस प्रांत के अंतर्गत
जोधपुर, अजमेर, मेवाड़, सिरोही, जैसलमेर आदि क्षेत्र आते हैं। इन्हीं क्षेत्रों में प्रयोग होने वाली भाषा को मारवाड़ी कहा जाता है। मारवाड़ी को पश्चिमी राजस्थानी भी कहा जाता है। यह राजस्थानी की सबसे बड़ी बोली है, जिसकी लगभग 12 उपबोलियां हैं, जिनमें मेवाड़ी, थली, बीकानेरी, शेखावती और बांगड़ी उल्लेखनीय है। इसमें साहित्य और लोक साहित्य दोनों ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। जैसे मीराबाई के पद मारवाड़ी में है, ठीक है। इसे मारवाड़ी में कदेक का मतलब होता है कब, धनराज का मतलब होता है स्वामी और ओलू का मतलब होता है प्रेम आदि शब्द हैं जो कि मारवाड़ी शब्द हैं। यहाँ पर हमारा प्रमुख बोलियाँ खत्म होती हैं, ठीक है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और हिंदी भाषा के स्वरूप के बारे में जानेंगे। हम हिंदी भाषा के स्वरूप को 3 भागों में देखेंगे। हिंदी और हिंदी की विविध उपभाषाएं, हिंदी के विविध क्षेत्रीय रूप, हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी का सवाल। तो पहला पर चर्चा करते हैं। हम जिसे हिंदी भाषी क्षेत्र कहते हैं, उसमें सभी प्रदेशों में लोगों की अपनी अपनी बोलियां या उपभाषाएं हैं। ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, हरियाणवी, मगही, छत्तीसगढ़ी, मैथिली, कुमाऊनी, गढ़वाली आदि हिंदी की उपभाषाएं हैं। कहने का तात्पर्य है, हिंदी भाषा का अपना कोई प्रदेश नहीं है, वो कई भागों में बटा हुआ है। अब देखते हैं हिंदी के विविध क्षेत्रीय रूप क्या है। हिंदी भाषा इस देश की जनसंपर्क की भाषा रही है, इसलिए हिंदी का हिंदी भाषी प्रदेशों के बाहर भी उपयोग होता है। इसके कई ऐतिहासिक और सामाजिक कारण हैं। 13वीं शताब्दी के आसपास दक्षिण में हैदराबाद में गुलाम वंश की स्थापना हुई और आधुनिक युग तक विभिन्न मुस्लिम शासकों ने हैदराबाद पर शासन किया। इसी कारण हैदराबाद में शुरू में दक्कनी हिंदी का प्रचलन हुआ और आधुनिक युग तक उर्दू जन सामान्य के संपर्क की भाषा रही। इसी तरह दक्षिण में अन्य कई स्थानों पर नवाबों और सुल्तानों के आधिपत्य के कारण उर्दू का प्रचलन रहा। इसी कारण आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में उर्दू जनसामान्य के संपर्क का माध्यम रही और उर्दू के परिचय के कारण हिंदी भाषा के प्रयोग को बल मिला। कलकत्ता और बम्बई जैसे महानगरों में हिंदी भाषा क्षेत्र में जाकर बसे लोगों के कारण हिंदी भाषा के प्रयोग को विस्तार मिला। इस तरह हिंदी के विशिष्ट स्थानीय रूप हैं। ये स्थानीय रूप बोलचाल की भाषा है। वहाँ के शिक्षण संस्थाओं और साहित्यिक लेखन में परिनिष्ठिक मानक हिंदी का प्रयोग मिलता है। हम लोग अगला भाषा पर चर्चा करते हैं, हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी का सवाल। हिंदी और उर्दू का फर्क मूलतः लिपि और शब्दावली को लेकर है। उर्दू में जहाँ अरबी फारसी शब्दों की बहुलता है, वहीं हिंदी में संस्कृत शब्दों का ज़्यादा प्रयोग दिखाई पड़ता है। हिंदी और उर्दू के प्रश्न की तरह एक और प्रश्न हमारे सामने आता है, हिंदुस्तानी का, ठीक है, जिसे हम आज हिंदी भाषी कहते हैं। इसे स्वतंत्रता संग्राम के ज़माने में आम बोलचाल में हिंदुस्तानी कहा जाता था। लोगों ने इस सामान्य बोलचाल की भाषा को, जो उस समय देश के विविध क्षेत्रों के लोगों के बीच संपर्क की भाषा थी, उसे हिंदुस्तानी कहा। यह उल्लेखनीय है कि संविधान सभा में भाषा से संबंधित अनुच्छेदों को अंतिम रूप देने के लिए जब चर्चा हुई, उसमें यह प्रश्न सामने आया कि इसे हिंदी कहें या हिंदुस्तानी। इतिहास साक्षी है कि इस नाम के संदर्भ में भी मतदान हुआ था और एक मत से हिंदुस्तानी की जगह हिंदी शब्द को अपनाने का निर्णय किया गया। इस तरह हिंदी भाषा की विविधता एक आयाम हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी का है। जहाँ तक हिंदी और उर्दू का प्रश्न है, यह सत्य है कि इन्हें 2 भाषाओं का दर्जा मिल चुका है, भले ही भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से इनमें अंतर नहीं है। इनकी साहित्यिक परंपरा भिन्न है और भिन्न ही रही है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। अब हम हिंदी भाषा की भूमिकाओं को देखेंगे। इसमें पहला संपर्क भाषा, राजभाषा, प्रयोजनमूलक भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा शामिल है। तो हम लोग देखते हैं कि संपर्क भाषा किस तरह से हिंदी भाषा का भूमिका निभाती है, ठीक है। संपर्क भाषा से तात्पर्य है उस भाषा रूप से जो समाज के विभिन्न तबकों के बीच संपर्क में काम आती है। हिंदी इस दृष्टि से हिंदी क्षेत्र में बोलने वाले
लोगों और भारत के अन्य क्षेत्रों में भाषाएं बोलने वाले के बीच संपर्क भाषा है। जैसे हमने आमतौर पर देखा है कि रेलगाड़ियों में जिनमें विभिन्न भाषी सफ़र कर रहे होते हैं, आमतौर पर लोगों का संपर्क हिंदी के माध्यम से ही हो पाता है। ठीक है। देश के अन्य सुदूर प्रदेशों में भ्रमण करने वाले व्यक्ति अगर अपनी भाषा के माध्यम से संपर्क न कर सके तो आमतौर पर अंग्रेजी या हिंदी के शब्दों से काम चलाते हैं। इस प्रकार व्यवहारिक रूप से इस समय हिंदी देश के लिए लोगों के बीच संपर्क भाषा बनी हुई है। विदेशों में भी जहाँ के प्रवासी भारतीय कामकाज के लिए वहाँ की भाषा को अपनाकर अपना पालन पोषण करते हैं। इसके अलावा मनोरंजन के क्षेत्र में हिंदी की फिल्में और फिल्मों के गाने का योगदान भी इतना ही महत्वपूर्ण रहा है। आज दूरदर्शन अपने कार्यक्रमों के माध्यम से इस प्रकार संपर्क भाषा का व्यापक प्रचार कर रहा है। अब हम राजभाषा को देखते हैं। राजभाषा भी संपर्क भाषा का एक रूप है। उसका औपचारिक रूप है। हिंदी भारत की राजभाषा है जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है। राजभाषा की भूमिका में हिंदी केंद्र सरकार के कार्यालयों की भाषा है, राज्यों के विधानमंडलों और संसद को अभिलेखों के स्तर पर जोड़ने वाली भाषा है, देश के कानून की भाषा है और उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालयों को अभिलेखों के स्तर पर जोड़ने वाली भाषा है। इसलिए यह आवश्यक है कि संघ शासन के इन तीनों अंगों से जुड़े हुए व्यक्ति इस भाषा से परिचित हो और इस भाषा के माध्यम से यथासंभव काम करें। इसके लिए व्यक्तियों को प्रशिक्षण आदि दिए जाते हैं। राजभाषा विशिष्ट कार्य क्षेत्रों की भाषा है, इसलिए इसकी शब्दावली सामान्य बोलचाल की शब्दावली से भिन्न होती है। यह लिखित कार्यक्रमों की भाषा है, इसलिए इसकी भाषा में रूढ़ उक्तियाँ आती हैं। हिंदी को राजभाषा के रूप में विकसित करने के दौरान राजभाषा हिंदी का स्वरूप भी विकसित किया गया। प्रशासन, विधि आदि क्षेत्रों के लिए आवश्यक शब्द निर्मित किए गए और अनुवाद द्वारा इन शब्दों के माध्यम से नियम पुस्तिकाएं आदि तैयार की गई। अब है प्रयोजनमूलक भाषा, मतलब कि एक विशेष काम के लिए विशेष भाषा की जरूरत पड़ती है, वही प्रयोजनमूलक भाषा है। भाषा के कुछ प्रयोजनमूलक क्षेत्र निम्न प्रकार से हैं: ज्ञान विज्ञान की भाषा, विधि की भाषा, प्रशासन की भाषा, विज्ञान और टेक्नोलॉजी की भाषा, जन संचार की भाषा आदि। प्रयोजनमूलक भाषा की भूमिका एक युगीन आवश्यकता है। इस दृष्टि से प्रयोजनमूलक भाषा का प्रश्न औपचारिक भाषा का क्षेत्र है। इसके लिए इस भाषा को विकसित करना, इस क्षेत्र में लोगों को तैयार करना और भाषा के माध्यम से उन क्षेत्रों में काम को आगे बढ़ाना आदि प्रयोजनमूलक भाषा के संदर्भ में आवश्यक सोपान है। वर्तमान युग में भारत की लगभग सारी भाषाएं प्रयोजनमूलक हैं। सभी भाषाओं के माध्यम से ऊपर के सभी प्रयोजनमूलक क्षेत्र में कार्य हो रहा है। हिंदी का प्रयोजनमूलक पक्ष और अन्य भारतीय भाषाओं की अपेक्षा अधिक विस्तृत है, क्योंकि इसका संपर्क क्षेत्र काफ़ी बड़ा है। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय भाषा। हिंदी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यह भाषा न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर कई देशों में बोली जाती है। मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, त्रिनिडाद आदि देशों में प्रवासी भारतीय काफ़ी संख्या में हैं। ये मूलतः भोजपुरी प्रदेश के हैं और अब भी घरों में भोजपुरी बोलते हैं, लेकिन भारत की ही तरह इन देशों में हिंदी भाषा शिक्षा, जनसंचार आदि का माध्यम है। अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर आदि देशों में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान और नेपाल में हिंदी समझी और बोली जाती है। पाकिस्तान के लोग उर्दू बोलते हैं, लेकिन भाषिक एकता के कारण उन्हें हिंदी भाषी बखूबी समझ सकता है। इस तरह हिंदी भाषा अंतर्राष्ट्रीय जगत में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसी महत्वपूर्ण के कारण विदेशों में लगभग 150 विश्वविद्यालयों में हिंदी के अध्ययन और अनुसंधान की व्यवस्था है। तो इस प्रकार हम BHDC 108 के 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं लगभग। इसमें पहला है भाषा की परिभाषा, चैप्टर 11 है भाषा की बोलियाँ, और भाषा 12 है
वह है भाषा के स्वरूप और भूमिका। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग का 3 चैप्टर कंप्लीट होता है एक क्वेश्चन के माध्यम से। धन्यवाद।